क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। हेलो एवरीवन, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। अब जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही नेशन स्टेट्स का भी उदय हुआ था, है ना। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, जैसे कि वो कौन है, उनकी जो पहचान है वो किस बात से डिफाइन होती है। ये भावना उनमें बदल गई, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। न्यू सिंबल्स, आइकन, सॉन्ग्स एंड आइडियाज स्थापित होने लगे। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबाई प्रोसेस हुआ था। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष, जो स्ट्रगल चल रहे थे, उस दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव नहीं, मतलब जो भी उनके संग हो रहा था अलग अलग लोगों के साथ, तो डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उनको एक दूसरे से बांध दिया था। लेकिन हर वर्ग और समूह जो था, जो भी डिफरेंट ग्रुप्स थे, उन पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव, उनके जो एक्सपीरियंस थे वो अलग थे, और फ्रीडम के उनके मायने भी अलग थे। महात्मा गांधी के अंडर में कांग्रेस ने इन समूहों को, इन ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करा, लेकिन उसमें भी क्या दिखने लगे, टकराव दिखने लगे। जैसा कि आपने पहले भी बुक में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ा है ना, वहां आपने 20th सेंचुरी के पहले दशक तक के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम 1920 के दशक से आगे के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए किस तरह के स्ट्रगल्स किए, कैसी कोशिशें की, और इस आंदोलन में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने किस तरीके से हिस्सा लिया, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें एक सोशल ग्रुप्स, नए सोशल ग्रुप जो थे वो शामिल हो गए थे, और स्ट्रगल्स की जो नई पद्धतियां थी वो सामने आ रही थी। उनके रिजल्ट्स क्या थे वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, है ना, लोगों से टैक्स लिए गए। तो युद्ध के दौरान कीमतें जो थी वो तेजी से बढ़ गई थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था। तो 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल जो थी वो खराब हो गई, जिसके कारण जो भी खाद्य पदार्थ थे उनमें काफी भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू नाम की एक महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक ये इस महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से वो लड़े थे। इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मीनिंग था कि अगर आपका जो एम है वो सच्चा है, और आपका जो स्ट्रगल है वो अन्याय के खिलाफ है, तो जो अन्याय कर रहा है ना, जो उत्पीड़क है, उससे मुकाबला करने के लिए हमें किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रही जो होता है वो सिर्फ नॉन वायलेंस के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। और इसीलिए गांधी जी को भी विश्वास था कि अहिंसा का ये जो धर्म है वो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम यानी दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए उन्होंने प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वो चाहते थे कि लगान
वसूली जो है उसमें ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद भी गए थे। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। इस कामयाबी से मतलब गांधी जी जो थे उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। लेकिन इस कानून में दिक्कत ये थी कि सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो महात्मा गांधी इस तरीके के जो गलत कानून थे उनके खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। कई शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में करने वाले काम करने वाले जो भी थे उन्होंने वो सब हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में एंटर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने अपनी कमान संभाल ली थी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड की। अब जैसे कि आपने इसके बारे में भी सुना होगा, जनरल डायर ने अपनी कमान संभाल ली थी, है ना। जैसे कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले जो थे वो सालाना बैसाखी मेले में मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो जलियांवाला बाग में ही हुए थे, है ना। तो काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये पता ही नहीं था कि उस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। तो जो जनरल डायर थे उन्होंने अपने सैनिकों के साथ वहां पे पहुंच गए और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को पहले तो बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग वहां पे मारे गए। बाद में उसने बताया कि वो सत्याग्रहियों के जहन में दहशत की जो फीलिंग है, मतलब डर पैदा करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी। सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उन पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को मतलब बड़ी होशियारी से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव जो था गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से सिर्फ शहरों और कस्बों तक ही उसकी लिमिट थी। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक करे बिना, मतलब उनको नजदीक लाए बिना ही पॉसिबल नहीं है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों ग्रुप्स को नजदीक ला सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इसकी अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक पीस ट्रीटी थोपी जाएगी। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड मास एक्शन की मतलब उसको तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ मतलब बातचीत की। साथ ही कांग्रेस के कलकत्ता जो सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे नॉन कॉपरेशन ही क्यों, असहयोग ही क्यों। तो गांधी जी की जो फेमस बुक है हिंद स्वराज में उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडियंस के सहयोग यानी कॉपरेशन से स्टैब्लिश हुआ था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग यानी कॉपरेशन वापस ले ले तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो पाएगी। अब इसमें गांधी जी का मानना ये था कि सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा जो दी गई पोस्ट है, जो पोजीशंस है वो लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों,
स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब इनसे बॉयकॉट कर देना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन अभियान मतलब जो है वो शुरू किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस में बहुत सारे लोग 1920 में काउंसिल इलेक्शन के लिए होने वाले चुनावों का बॉयकॉट करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। फाइनली दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। इस पर उन्होंने मोहर लगा दी गई थी। अब इस आंदोलन में मतलब कि लोगों ने हिस्सा लिया, किस तरीके से ये आगे बढ़ा और डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने किस तरीके से इसको समझा, वो हम आगे पढ़ेंगे। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इस आंदोलन में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी उम्मीदें थी। इससे सभी ने स्वराज को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन उनके लिए उसके जो मीनिंग्स थे ना वो अलग अलग थे। जैसे कि शहरों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए क्या मीनिंग थे कि इस आंदोलन की शुरुआत शहरों में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ हुई। हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर ने, शिक्षकों ने अपने रिजाइन दे दिया था, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर जो प्रांत थे उनमें काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया। मद्रास में नॉन ब्राह्मण्स के साथ ही बनाई गई जो जस्टिस पार्टी थी उसका मानना था कि काउंसिल में एंटर के जरिए उन्हें वो राइट्स मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी के चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो नॉन कॉपरेशन का असर और भी ज्यादा ड्रामेटिक रहा है। विदेशी सामानों का बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और साथ ही विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारी जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजें जो थी उनका व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से भी मना कर दिया। जब बॉयकॉट आंदोलन जो था, ये पूरा बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग विदेशी कपड़े को छोड़कर सिर्फ अपने भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा जो था ना उसकी मिल्स और हैंडलूम्स का जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसका कारण मतलब इसके कई सारे रीजंस थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। तो वो मिलों के कपड़े का लंबे टाइम तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, है ना। तो जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, दूसरा उन्होंने बॉयकॉट मतलब समस्या तो पैदा हो गई इसकी, लेकिन ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन की स्थापना जरूरी था कि ब्रिटिश संस्थानों की जगह पर उनका यूज किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना प्रक्रिया जो थी वो बहुत ज्यादा धीमी थी। जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा से अपनी अदालतों में अपने जो केसेस थे वो लड़ने लगे। अब बात करेंगे ग्रामीण इलाकों की। शहरों के साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के कई हिस्सों में चले किसानों आदिवासियों के संघर्ष, स्ट्रगल्स भी इस आंदोलन में मिक्स हो गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और इससे पहले फीजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के अगेंस्ट था, जो किसानों से भारी भरकम लगान, तरह तरह के टैक्स वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारी जगहों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी दिक्कत समझने की कोशिश की। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र और बाकी लोगों से मिले और बातचीत करके महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। साथ ही अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का
प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों, व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट हुई, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारी जगहों पर जो स्थानीय नेता थे वो किसानों को मतलब समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी का जो ये संदेश था और स्वराज का जो विचार था उसको कुछ और ही मतलब निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। बाकी फॉरेस्ट एरियाज की तरह यहाँ पर भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के एंटर होने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। लोग इन जंगलों में ना तो मवे अपने जो भी पालतू पशु थे उनको ना तो चरा सकते थे और ना ही वहां पर उनको मतलब जैसे लकड़ी होती है, फल होता है, उसको भी इकट्ठा नहीं कर सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा भी थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था और बल्कि उन्हें लगता था कि उनके जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए काम करने पर मजबूर किया तो वो लोग अपने बगावत पर उतर आए थे। इन लोगों के लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका मानना था कि लोगों को मतलब जिनका मानना ये था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लोगों को अच्छा कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। जो राजू महात्मा गांधी की महानता की गुण गाते थे, उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन से वो मतलब बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए मोटिवेट किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत जो है वो अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि सिर्फ बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारी को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। अब आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। बगानों में स्वराज क्या था? महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी ही एक अलग समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब ये था कि वो उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वो अपने गांव से मतलब कम्युनिकेट रख पाए। 1859 के इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की मतलब उनके अगेंस्ट जाने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चले गए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल की वजह से वे रास्ते में ही फंसे रह गए थे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरीके से पिटाई की गई। इस तरह के आंदोलनों को कांग्रेस के प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लिया था। अब जो आदिवासी थे उन्होंने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। जब वो महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे कि जो उनके इलाके तक ही मतलब वहीं तक ही सीमित नहीं था। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को अभी ट्रेन करने की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुकी थी। वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के चलते प्रोविंशियल काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि काउंसिल्स में रहते हुए ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट जाना, रिफॉर्म के लिए आर्ग्यू करना, साथ ही ये भी दिखाना जरूरी है कि ये काउंसिल्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बना ली। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र थे और पूरी तरीके से फ्रीडम के लिए दबाव बनाए हुए थे।
अब इन सब के चलते इस माहौल में दो ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने 20 के दशक में इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से शेप दी। पहला इफेक्ट ये था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी का असर हुआ था। 1926 में कृषि उत्पादकों की जो कीमतें थी वो गिरने लगी थी, और 1930 के बाद तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। इसके चलते निर्यात कम होने लगा था, किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके जो थे उनमें भारी उथल पुथल से दिखने लगे। ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के अंडर में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किया। और इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिश थे, यानी सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई टाइम लिमिट भी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो संविधान है उसके बारे में चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कांग्रेस किया जाएगा, और इससे कांग्रेस लीडर सेटिस्फाई नहीं थे। ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फेवर में थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को उन्होंने मान लिया था, और ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और साथ ही लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था ना, इसको बहुत ही कम लोग इससे अट्रैक्ट हुए थे, और जिसके लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अब बात करते हैं सॉल्ट मार्च की और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को जो नमक था वो एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने 11 मांगों की डिमांड की। इनमें से कुछ जर्नल मांगे थी, और जबकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पीजेंट्स तक डिफरेंट क्लासेस से जुड़ी थी। गांधी जी इन डिमांड्स के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे जरूरी मांग नमक की थी, ताकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते रहे। महात्मा गांधी का ये लेटर एक अल्टीमेटम की तरह था। 11 मार्च, और जिसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि 11 मार्च तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन छेड़ देगी, लेकिन इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। जिसका नतीजा क्या निकला कि महात्मा गांधी ने अपनी 78 वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा अपनी शुरू कर दी। इस यात्रा में साबरमती में गांधी जी के ये जो यात्रा थी वो साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नमक गुजराती कोस्टल टाउन जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर अपना तय किया, और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या करा, ये जो कानून था नमक का उसका उल्लंघन कर दिया। अब नमक कानून टूटा तो यहीं से ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो शुरू हो गया। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखाने यानी गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, बहुत सारी जगहों पर जंगलों में रहने वाले फॉरेस्ट लॉज का भी उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने मवेशियों को चराने के लिए अपने जो भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे ना वहां पर घुसने लग गए। इन सब घटनाओं से परेशान होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, और बहुत सारी जगहों पर हिंसक टकराव भी होने लगे। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के जो साथी थे अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो जो भीड़ में गुस्सा था ना, उसने क्या करा कि पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर वो लोग उतर आए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अंग्रेजी शासन की पुलिस चौकियों
म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, अदालत, रेलवे स्टेशन पर हमले करना शुरू कर दिया। सरकार ने अत्याचार का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए, जिसके चलते महात्मा गांधी ने एक बार फिर से जो आंदोलन था वो वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर की। इस गांधी इरविन पैक्ट के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति जताई। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी लंदन गए। ये कॉन्वर्सेशन बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि जो सरकार है उसने तो भैया अत्याचार के नए तरीके ढूंढ लिए थे। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दोनों जेल में थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, बॉयकॉट जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए काफी ज्यादा सख्त कदम उठाए जा रहे थे। इस दौरान महात्मा गांधी ने अपना जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसको दोबारा शुरू किया। ये आंदोलन चला ये जो आंदोलन था कुछ टाइम चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी जो स्पीड थी वो स्लो हो गई। अब लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया? जिन किसानों के पास पैसा था, जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, आंदोलन में पूरी तरीके से एक्टिव थे। कमर्शियल क्रॉप की खेती करने के वजह से व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो परेशान थे। जब उनके पास इनकम खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना पॉसिबल नहीं था, मतलब मुश्किल होता जा रहा था। उनके लिए स्वराज की लड़ाई क्या थी, क्या मीनिंग थे कि भारी लगान के खिलाफ, है ना, उनकी लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। तो फाइनली जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुत से जो थे उनमें उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनकी क्या कंडीशन थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वो ताकतवर हो चुके थे। अब ये जो थे इंडस्ट्रियल उद्योगपति जो थे, है ना, जिन्होंने मुनाफा कमाया, इनके बारे में आप आगे जो 5th चैप्टर उसमें पढ़ोगे। लेकिन अपने कारोबार को फैलाने के लिए वो विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो में चेंजेस चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी का गठन किया। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नागपुर के अलावा और कहीं भी बड़े पैमाने पे हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर उनसे दूर होने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। 1930 में रेलवे वर्कर्स की और 1932 में डॉक वर्कर्स की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसकी लिमिट्स क्या थी, क्या लिमिटेशन थी? सभी सोशल ग्रुप्स स्वराज के कॉन्सेप्ट से रिलेट नहीं करते थे, ठीक है। ऐसा ही एक ग्रुप राष्ट्र के अनटचेबल्स का था, यानी जो अछूत जिनको मानते थे। वो 1930 के बाद खुद को दलित या ओप्रेस्ड, है ना, मतलब उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे टाइम तक दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस हिंदू की जो थी वो हाई कास्ट यानी सनातनी से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, पब्लिक वेल्थ, टैंक स्टोर, स्कूल्स में समान अधिकार दिलाने के लिए भी सत्याग्रह किया। अब जो स्वीपर्स थे यानी जो भंगी थे, उनके काम को डिग्निफाई करने के लिए उन्होंने खुद टॉयलेट क्लीन किया और ऊंची जातियों के लोगों को मैसेज दिया कि अपनी सोच को बदलें और छुआछूत के इस पाप को छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता जो थे वो अपने कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का अलग ही सोल्यूशन चाहते थे। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज उठाई और अलग इलेक्ट्रेट की बात कही, ताकि वहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सोशल डिसेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही दूर हो सकती है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी लिमिटेड थी। महाराष्ट्र और नागपुर जैसे
एरियाज में ये बात खास तौर से दिखाई देती थी जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट के सवाल पर दूसरे गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उनका ये मानना था कि दलितों के लिए अलग इलेक्ट्रेट से समाज में उनके इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर साइन कर दिए। इससे डिप्रेस्ड क्लासेस, जिन्हें बाद में शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना गया, को प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल में रिजर्व्ड सीट्स मिल गई। इंडिया में कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नॉन कॉर्पोरेट खिलाफत मूवमेंट के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का ये बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा खुद को। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब होते गए, दोनों ग्रुप्स जो थे वो धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम टकराव और दंगे होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच जो फासला था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। 1927 में ऐसा लगा भी कि एक मतलब इनके बीच में एकता मतलब हो सकती है। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व्ड सीट्स दी जाएं और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस यानी कि बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। अब हम बात करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये फील करने लगते हैं कि वो एक ही राष्ट्र के अंग हैं। लेकिन लोगों के माइंड में राष्ट्र को लेके रियलिटी कैसे आती है, कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप होते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग में, यानी कि सामूहिक अपनेपन में। सामूहिक अपनेपन की ये जो भावना है वो कोई स्ट्रगल्स के चलते पैदा हुई थी, है ना। साथ ही कल्चर प्रोसेस भी थी जिनके चलते राष्ट्रवाद लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। अब जैसा कि आप ये भी जानते हो कि आपने इस पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि राष्ट्र की जो पहचान है वो किसी इमेज को सिंबलाइज करके होती है ना। उसी तरीके से 20th सेंचुरी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लगी। इस छवि के निर्माण का मतलब ये जो बनाया था सबसे पहले, जिसने शुरुआत करी थी, वो कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की जो स्तुति है किस रूप में करी? वंदे मातरम गीत लिखकर किया था, है ना। बाद में से उन्होंने अपने नोवेल आनंद मठ में शामिल कर लिया और ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। इसी तरीके से जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के जो भी सिंबल्स थे, है ना, जो भी प्रतीक थे, उनके बारे में और भी ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा यानी हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। ये तिरंगा भी सफेद, हरा और लाल था। इसके बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखे की और चरखे को जगह दी गई थी जो सेल्फ हेल्प का प्रतीक था। 19 सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये फील करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को एक अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया में भी जो नेशनलिज्म है वो कई सारे स्ट्रगल से होके गुजरा और लोगों के अंदर अपने राष्ट्र को लेकर के राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगी। Do like, share and subscribing to watching. Thank you.